जनरल विक्रम सिंह ने दो टूक लहजे में हुंकार भरी और पाकिस्तान को साफ कह दिया, अगर सीमा पार से अब कोई कार्रवाई हुई तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ पूर्व राजनायक जी पार्थसारथी साहब यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जी हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब आर्मी चीफ इस कदर मीडिया के सामने आए हों, पाकिस्तान को चेतावनी के लहजे में अपनी हद में रहने की सलाह दी हो। We reserve the right to retaliate at the time and place of choosing. एक बर्बर, बदमिजाज और बदनीयत पड़ोसी के खिलाफ खोलते हुए देश के सेनाध्यक्ष का संदेश साफ है। हम न सोए हुए हैं, न सहमे हुए हैं और न सदमे में हैं। बस सही समय का इंतजार है हमें और वो हम तय करेंगे। We reserve the right to retaliate at the time and place of choosing. हिंदुस्तान की संप्रभुता को आंख दिखाने वाले बड़बोले पाकिस्तान को मेजर जनरल विक्रम सिंह की बोली का मतलब समझना चाहिए, अनजान बनने की नाटक करने की बजाय। और उसे यह भी समझ में आना चाहिए कि अगर उसने मोर्चेबंदी के लिए उकसाया तो इधर तैयारी मुकम्मल है, सरहद से सियासत तक। The heading of our soldier, that is unacceptable. Militarily, the operation is at the tactical level, but it has got strategic nuances, and therefore those strategic nuances or concerns have been conveyed to the government of Pakistan by our government, based on our very strong protest that we launched to the government. जनरल ने सधे हुए शब्दों में सपाट तरीके से अपने जालिम पड़ोसी को बता दिया है कि दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र उसके कायर ललकार को स्वीकार करता है। सेनापति ने खुले शब्दों में बता दिया है कि हमारी सेनाएं चौकस हैं, संतरी मुस्तैद और सियासत साफ। At the military level, it's a tactical operation being dealt with by the local commanders. And I wish to assure you that I have given very clear directions in this regard to the Northern Army Commander. हफ्ते भर के इंतजार के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने अपने सेनाध्यक्ष को आगे किया है। बेहतर होगा पाकिस्तान इस इशारे को समझे, और वो इशारा ये है कि हम मौके की नजाकत के बावजूद हड़बड़ी में नहीं हैं। लेकिन साथ ही सेनापति ने बिना किसी मुहावरे के ये भी समझा दिया है कि पाकिस्तान हमारे पराक्रम की परीक्षा न ले। I expect all my commanders on the line of control to be aggressive and offensive in the face of provocation and firing. I don't expect my commanders to be timid. And from that point of view, I think the commanders on the LC are doing a great job. पाकिस्तान समझे कि सारे दर्द, सारी दिक्कतों और सारे दबाव के बावजूद हम दुविधा में नहीं हैं। फिर भी हम पाकिस्तान की बर्बरता और कायरता की जंग को भावुकता के मैदान में नहीं, नैतिकता के मैदान में जीतना चाहते हैं, और वो मानकर चले कि इसका समय और सलीका सिर्फ हम तय करें। We reserve the right to retaliate at the time and place of choosing. पाकिस्तान के पास अब भी मौका है, वो भारत के संयम का सम्मान करे, क्योंकि जिस दिन ये संयम टूटा उसी दिन सेना कूच की तारीख तय कर देगी। कहीं ऐसा न हो कि आधुनिक इतिहास के पन्ने तीसरी बार पाकिस्तान को एक पराजित मुल्क के तौर पर दर्ज करें। आज तक ब्यूरो। यही है वो बड़ा सवाल। आज जब फ्लैग मीटिंग हुई तभी यही बात हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सामने रखी गई कि जो आपका तरीका अभी तक आप अख्तियार कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे सुधर जाएगा पाकिस्तान या रिश्तों में बेहतरी आ जाएगी? यही है वो बड़ा सवाल जिसे हम उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पार्थसारथी साहब आपके पास आते हुए सवाल मेरा आपसे ये कि ठीक है, आर्मी चीफ ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अपनी बात कही, क्योंकि वो इस वक्त तो जिस तरह की स्थिति है अब अख्तियार ही कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे जो कमांडर्स वहां पर सरहद पर है वो सख्त हो जाए। लेकिन सरकार कहां है? क्या सरकार की बैकिंग के साथ उन्होंने इस तरह की बात की है, ये माना जाए? नहीं, सेनाध्यक्ष ये बात सरकार के साथ सलाह मशवरा के बिना नहीं कहते।
तो जरूर मेरे राय है, प्रधानमंत्री से तो अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन रक्षा मंत्री से मिले तो जरूर ये उनके साथ सलाह मशवरा करके उन्होंने ये कहा है। और मैं समझता हूं इसका प्रथम कारण ये है कि सेना को, मनोबल को हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मनोबल, साहस, कार्रवाई करने के लिए तैयारी, ये उनके दिल में रखना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है कि सेना बदला चाहती है, जिस तरह से उनका एक साथी मारा गया था, जिस तरीके से मारा गया था। हेमराज के घर पहुंचने में पार्थसारथी साहब इतने दिन लग जाते हैं, एक सप्ताह लग जाता है, वो भी सुबह के मुखिया को, और प्रधानमंत्री ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। नहीं, प्रधानमंत्री ने जब यहां बलात्कार हुआ तो 10 दिन के लिए कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री पर भरोसा रखने का क्या मतलब? दूसरी बात यह है कि मैं चिंता का विषय यह है कि अगर आप जब आप इस तरह की चुनौती सामना करते हैं तो एक राष्ट्रीय नीति अपनाना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर जिस तरह के आक्रोश है यहां, वो सिर्फ सेना की तरफ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें एक देश और के नाते जाना चाहिए। अब कम से कम इस तरह की स्थिति में असंतुष्टता प्रकट करने के लिए एक कूटनीतिक कार्रवाई होती है जो स्वाभाविक है, और वो ये है कि इस असंतुष्टता प्रकट करने के लिए हम अपने राजदूत को वापस बुलाते हैं सलाह मशवरा के लिए, ताकि सारी दुनिया जाने। अब सारी दुनिया में कल अमेरिकन विशेषज्ञों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये कौन सी बड़ी चिंता की बात है, आपने कुछ कूटनीतिक कार्रवाई तो उठाई नहीं है। हाँ। तो मतलब ये है कि ये जो सरकार आप है, कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं इसको सही संदेश देने में, ये साफ कह रहे हैं। संदेश गया ही नहीं, और जो भी संदेश गया है वो गलत संदेश गया है, क्योंकि विदेश मंत्री भी हर दिन अपने बयान को बदलते हैं, और ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आ गया है आदेश कि कूटनीतिक तौर से आप जरा संभल के चलिए। जी बख्शी साहब आपके पास और अशोक मेहता साहब दोनों के पास आते हुए, बख्शी साहब पहले आपसे सवाल यही है कि आखिर इससे क्या हासिल होगा? सख्त तेवर, सख्त शब्द हमने आज सुना है आर्मी चीफ को, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान इससे सुधरेगा नहीं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान कुछ कहने से नहीं सुधरेगा। अब जो है पानी सर से इस हद तक गुजर चुका है कि आपको कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि ये अभी तक एलसी के दर्जे की एक टैक्टिकल सिचुएशन है। ये कई बार हम लोग फेस कर चुके हैं, खासकर जो 1990 की दशक थी, उसमें तो एलसी पे जो दर्जे हरारत थी बहुत ही ऊंचे दर्जे, बहुत ही हाई डिग्री की थी। फायर असॉल्ट चल रहे थे, आर्टिलरी, रॉकेट, सब कुछ चल रहा था उस वक्त। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो वही पुरानी स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ। और हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, हमने ये देखा है कि हाल में जो ठंडे बस्ते में इसे डाला गया था ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद बाय द अमेरिकन, ये अब रिहेबिलिटेट से हो गए हैं। इनको जॉन कैरी साहब फिर से इनके साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान की फौज के साथ लेकर आए हैं, ताकि वो वहां से उनको आसान विड्रॉल मिल जाए और ये तालिबान के साथ उनकी पीस टॉक्स करा दे। और हमने देखा है कि पाकिस्तान की फौज का एक बार फिर से सर चढ़ना शुरू हो गया है। ये जो इस किस्म की कार्रवाइयां हैं, एक तरफ तो बातचीत हो रही है पीस टॉक्स की, वीजा की, क्रिकेट की, अमन की आशा की दुहाइयां दी जा रही है। हाँ। दूसरी तरफ आप ना केवल सीज फायर का उल्लंघन करें, लेकिन आप ऐसी नीच और हीन कार्रवाई करें कि जिससे कि पूरा देश बौखला जाए। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो फौज है, और खासकर इसमें कोई सरफेरे यूनिट, उनको केवल वही भाषा समझ आती है जो कि फौजी भाषा है। और मैं नहीं समझता कि जो आज हमारे चीफ साहब ने कहा है, नंबर 1 उन्होंने वही कहा जो उनकी फौज सुनना चाहती थी, सुनने के लिए बेताब थी। किसी फौज को नहीं पसंद कि उसके लड़कों की लाशों की दुर्गति की जाए। दुर्गति जब की जा रही है तो इस तरह का जो चेतावनी देना अनिवार्य है, और इस चेतावनी को देने से आगे भी आपको कुछ करना पड़ेगा।
और मुझे पक्का यकीन है आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे कि कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई होगी। हाँ, अशोक मेहता साहब, क्या ठोस कार्रवाई हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये भी समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरह के हैं और हम न्यूक्लियर पास हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर असर इसका होगा, जिस तरह से इससे पहले भी वायुसेना अध्यक्ष ने सिग्नल दिए थे, क्या उससे जरा सा उनमें एक आप देख रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ पाकिस्तान? देखिए, ये जो बात करते हैं हम ऑप्शंस की, हाँ, कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो टैक्टिकल लेवल पर तो ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, हम उसका तय करें। लेकिन जो बड़ी बात है, जिससे ये तो छुटमुट चलता रहा है, ये एक लोकल इंसिडेंट है, ये पहले भी ऐसे वारदात हो चुके हैं, ये पहली मर्तबा मीडिया में निकला है। नहीं, लेकिन हाफिज सईद का आना, रेप करना, फिर सिर का, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है, ये एक लोकल इंसिडेंट है, और लोकल इंसिडेंट ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर हमने जवाब दिया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 जवानों के एक जवान का सर काट दिया गया। तो ऐसे हादसे पहले हो चुके हैं। लेकिन मतलब ये पहले 2000 में लिया कश्मीरी ने किया था, फिर नहीं, उसके बीच में भी हो चुके हैं, हमें मालूम है। लेकिन ये जो अभी उभर के बात ऊपर निकली है, ये इसलिए निकली है क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत ऊपर उछाल दिया है। और तो इससे मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन जो हम बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने कोई दूसरा ऑप्शन बनाया ही नहीं है। हमने 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हमने देखा, और उस समय भी हमने कहा था कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मुंबई का अटैक हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और अभी ये तो छोटा इंसिडेंट है। जो काबिलियत हमको क्रिएट करनी चाहिए थी, अपनी खुफिया काबिलियत, स्पेशल फोर्सेस, उसमें हम बार बार चूकते हैं। नहीं, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो उन्होंने 2 मारे, हमने 2 मार डाले, उससे क्या है। हमको कोई कार्रवाई, जब हम जवाबी कार्रवाई की बात करते हैं, तो एक काबिलियत हमारे पास होनी चाहिए, और उस काबिलियत को इस्तेमाल करने पर राजनीतिक दृढ़ता होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल नहीं है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार हम चूकते हैं। और एक बार फिर से राजनयिक रूप से भी, जैसा पार्थसारथी साहब कह रहे हैं, हम चूकते हुए ही दिख रहे हैं। आज भारतीय सेना अध्यक्ष ने दिया है पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब और उकसाया तो अब जवाबी कार्रवाई नहीं, आक्रामक हम हो सकते हैं। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे यह है कि ये आक्रामक होने की बात जो हम करते हैं, जीडी बख्शी साहब, आप भी सख्त तेवर दिखाकर बातचीत करते हैं, ये कहां तक जा सकते हैं? हमें पता है कि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो वो उस सीमा में रहकर क्या किया जा सकता है? देखिए, उस सीमा में रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके पास बहुत हजारों विकल्प हैं। अभी तक जो स्थिति है, ये टैक्टिकल स्थिति है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर वायलेशन, एग्रेवेटेड वायलेशन की स्थिति है। तो दर्जे हरारत में बहुत सारी डिग्रीज हैं। हम जब 1990 की दशक में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस कर रहे थे, तो इस तरह से इससे कहीं ज्यादा जो है जोखिम वाली सिचुएशंस उस वक्त पैदा हुई थी, उनका जवाब दिया गया था। बड़ी भारी भारी फायर असॉल्ट्स हमने देखी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। आपकी आर्टिलरी फायर असॉल्ट्स, रॉकेट फायर असॉल्ट, आपके स्पेशल फोर्सेस एक्शन, स्पेशल एक्शन टीम,
आपके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं। ये एक कायरी का जो ये जज्बा इस देश में आ गया है कि साहब हम कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय हाथ पे हाथ धर के बैठने के। जितना जल्दी ये गलत धारणा देशों के दिलो दिमाग से निकाली जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। ये कह देना कि साहब हम दोनों न्यूक्लियर पावर है कि आपका एक सोल्जर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गया और दिल्ली के ऊपर एटम बम फटने शुरू हो जाएंगे, ये शराब बकवास है। प्लीज याद रखिए कि 2.5 महीने से ज्यादा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चला था। कितने बम गिरे एटम बम आज के दिल्ली के ऊपर। पाकिस्तान को भारतीय सेनाध्यक्ष की तरफ से दो टूक जवाब, लेकिन इसके आगे क्या कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे पाकिस्तान अपनी हर सीमाओं को समझे और कम से कम हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो हमें लगे, भरोसा हो कि हां सब कुछ ठीक ठाक है। और जिस तरह का गुस्सा पूरे देश में देखा गया था हमारे शहीदों के साथ, जिस तरह की बर्बरता पाकिस्तान ने की थी उस पर, यहीं से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। और अशोक मेहता जी जो कह रहे थे बख्शी साहब कि हमेशा ये न्यूक्लियर पावर वाला जो हम एक डेटरेंट के रूप में बोलकर कहते हैं संभल करेगी या सरकार करती है, क्या ऐसा नहीं है कि उसकी आड़ में काफी हद तक छिपती है ये सरकार? कुछ ऐसी कार्रवाइयां हैं, मिलिट्री कार्रवाइयां हैं जो जिससे ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल का डर नहीं है। और वो कार्रवाइयां हैं, ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नहीं लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे और काफी पीछे। और मैं बात कर रहा हूं जो कोवर्ट कैपेबिलिटीज हैं, कोर्सिव कैपेबिलिटी, खुफिया कैपेबिलिटी है, जिसमें हमारे कमांडोज या स्पेशल फोर्सेस जैसे अमेरिका की फोर्स, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने कहां से कहां करवा दिया, तो वैसी काबिलियत हमारे में होनी चाहिए। मुझे लोग बताते हैं, मैं कल ही लोगों से बात कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी काबिलियत है। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अवश्य उसको बनाना चाहिए और उसको बनाने के पश्चात उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन भारती साहब इस्तेमाल होता हुआ दिखता नहीं है। यही तो वो बड़ा सवाल है कि हम इसको डेटरेंट के रूप में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दिखाकर कहीं ना कहीं झुकने की स्थिति में दिखती है सरकार। देखिए, हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान सेना का फिलहाल मकसद क्या है। आप देख रहे हैं कि वहां के जो सरपंच और पंच मारे जा रहे हैं, लश्कर के लोग उनको मार रहे हैं, तो घुसपैठ उनके लिए अवश्य है, इसलिए कि वो अस्थिरता रखें, खौफ फैलाएं कश्मीर घाटी में। ये उनका मकसद है और ये करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने भूल क्या की। 2004 से लेकर 2007-8 तक, जब तक मुशर्रफ राष्ट्रपति थे, तब तक ये घुसपैठ वगैरह कम हो गए थे, कश्मीर पर बातचीत अच्छे हो रहे थे। जब से वो गए और कयानी आए, पाकिस्तान की जो सेना है वो पुराने रास्ते में चली गई है वापस कयानी की अध्यक्षता में। अब इसको रोकने के, मैं समझता हूं कि जहां तक मैंने उनके राजनीतिज्ञों से बात किया है, उनके लीडरों से बात किया, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे कोई राजनीतिक महत्वपूर्ण लीडर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, अफसंदयार वाली खान हो या MQM हो, कोई ये नहीं चाहता। ये फौज की कार्रवाई है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? फौज का बदनाम करवाएं पाकिस्तान की उनकी आंखों में, ताकि अकलमंद जो राजनीतिज्ञ हैं वो सामने आए। पहले 1971 में जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो 6-7 साल तक बैठे रहे, फिर शुरू किया उन्होंने। तो इस तरह के, जैसे जनरल साहब ने कहा और जनरल बख्शी ने भी कहा, हमें उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए हिचकिचाए बिना, जिससे संदेश जाए कि नहीं। एक तो आप राजनयिक स्तर पे कह रहे थे कि ये हमें जैसा आपने कहा कि अब अपने वो संदेश सारी दुनिया को जाए। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान सेना को डिफेम करने की जरूरत है, ये कैसे होगा? देखिए, हमारे पास उनकी ये स्थिति की, उनकी सरकार की बात उनकी सेना नहीं सुनती, कोई नई चीज नहीं है, ये दशकों से हम सुन रहे हैं। पाकिस्तान एक नहीं है, सेना अलग, ISI अलग, उनकी सरकार है। वो बदनाम नहीं होते तब तक ये चलता रहेगा। वो कैसे होगा? एक, जैसे कि जनरल मेहता साहब ने कहा, जनरल बख्शी साहब ने कहा
ऐसे काबिलियत बनाइए, ऐसे कैपेसिटीज बनाइए जिससे आप उनको हानि पहुंचा सकते हैं। ये नहीं बातचीत करते रहो। आप देखें, अगर आप रक्षा मंत्रालय के लिए जो एक्विजिशंस हैं, जो आधुनिकीकरण है, उस पर आपने रोक लगा रखा है। जो पैसा देना था नहीं दिया गया आधुनिकीकरण के लिए। ये सब एक चीज, एक तरफ से ऐसे बोलना, दूसरी तरफ से क्षमता नहीं। जनरल वीके सिंह साहब की कोई चिट्ठी बाहर आ गई तो उसके बाद से जमकर बवाल बनता है। हाँ, तो मेरी बात यह है, सैनिक क्षमता बढ़ाइए। हाँ। आपकी जो गुप्तचर क्षमता है, जैसे कि उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन के हुए, हमें क्या आप क्या सोचते हैं हम हफीज मोहम्मद सईद और सईद सलाउद्दीन को उड़ा नहीं सकते हैं? क्षमता नहीं है कोई किसकी। लेकिन सच्चाई ये है जीडी बख्शी साहब कि आज भी हमें पता है कि हाफिज सईद या फिर एलओसी के उस पार कैसे वो लोग षड्यंत्र रचते हैं। जितने सरपंच जम्मू कश्मीर में हैं उन पर हमला होता है या वो लोग डरे सहमे हैं, वो अपने तरीकों को उसी तरीके से बदस्तूर आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं फ्लैग मीटिंग के जरिए बातचीत हो, कुछ एक रास्ता निकले। देखिए, अपने में बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है। केवल मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बात कर करके हमारे तो साहब मुंह नीले हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप कुछ और ठोस कार्रवाई करें। देखिए, एक दर्जे की कार्रवाई थी कि जो जनरल मेहता साहब ने बताई, पार्थसारथी साहब ने बताई कि वो जो है स्पेशल एक्शन टीम्स के जरिए, स्पेशल फोर्सेस के जरिए आप डेथ में कार्रवाई करें। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल की हालात में ये जो आपके जो गुनहगार हैं, 29 बलूच और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो बंदे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही लगे हैं और हमारे पास पर्याप्त सैनिक ताकत है, फायर पावर है। इनको अच्छी खासी बुरी चोट पहुंचाने के लिए और किसी वजह से वो मैं समझता हूं ये आपकी आर्मी कर सकती है। मैं फिर दोहराता हूं कि सन 1990 की दशक में, 2000 की दशक में, मुझे याद है हमने किस प्रकार की कार्रवाई की है। बलूच को आपको जरा अलग करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, वो अभी आर्मी चीफ ने कहा है, हाँ। स्पष्ट तौर से कहा है और ये नॉर्दर्न कमांड में होगा कि 29 बलूच के विरुद्ध कार्रवाई होगी या स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कार्रवाई अवश्य होगी, बदला अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये मनोबल जो है, खासकर 13 राजरिफ जो यूनिट में ऐसे हादसा हुआ है, उनका मनोबल नहीं ऊपर, फौज का मनोबल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये लाजमी है कि कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन उससे ऊपर दर्जे की कार्रवाई, उसकी काबिलियत और उसका, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में हमको फेल नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑपरेशन में फेल नहीं होना चाहिए बख्शी साहब। और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं उसी पर सवाल मेरा आपसे कि झोंक भी तो नहीं सकते ना ऐसे वक्त पर पूरे देश को आप युद्ध की तरफ, कि जो जिस लिमिट का है उसी के अंदर आपको तय करना होगा। देखिए, आप इतना घबराइए नहीं। 37 साल मेरी सर्विस है, लड़ाई की, और जनरल मेहता साहब की उससे भी ज्यादा। हम लोग कई बार ये देख चुके हैं, इस देश में एक दर्जे हरारत शुरू हो जाती है कि साहब अब तो पूरा युद्ध हुआ। अरे साहब, युद्ध के भी बहुत सारे दर्जे हैं। बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर एंड न्यूक्लियर वॉर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर कौन रोक रहा है? हम लोगों के मेरी पीएचडी है। फिर आपको रोककर आपसे मेरा ये सवाल कि फिर कौन रोक रहा है? आप अपनी बुद्धि क्षमता से तो डिसाइड करेंगे ना, आप अपनी बुद्धि क्षमता से तो डिसाइड करेंगे ना। रोक रहे हैं आपकी लैक ऑफ इच्छा शक्ति। किसकी? मतलब आप पॉलिटिकल विल पावर की बात कर रहे हैं? आपको पॉलिटिकल विल पावर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका पॉलिटिकल विल ही कमजोर हो गया है। दो टूक जवाब का मतलब क्या होता है और उससे क्या हासिल होगा? हाँ, आर्मी चीफ ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें क्या हासिल होगा, अगला कदम क्या होगा, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। और इसीलिए पार्थसारथी साहब, घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है। हमारी सरकार और हमारी सेना बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हद तक दिखती है। पूर्व आर्मी चीफ को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि एसएसजी हो या फिर 29 बलोच हो, जिस पर यह इल्जाम है कि उन्होंने ही हमारे 2 सैनिकों के साथ ऐसा किया है, उस पर सीधी कार्रवाई हो।
लेकिन फिर बात आती है सरकार और ये डिस्कनेक्ट कैसे ठीक हो? हमारी सरकार जो है ना, हाँ, सिर्फ फौज से दूर नहीं है, अब सारी जनता से दूर है। मनोभावना वो बिल्कुल समझते नहीं है लोगों का। देखिए, जो भी कार्रवाई हमें करना है सोच समझ कर करना है। एक राजनीतिक मकसद, कूटनीतिक मकसद होना चाहिए। युद्ध से युद्ध के लिए नहीं लड़ा जाता। आप जरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, उसका कोई मकसद होता है। मकसद हमारा ये स्पष्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान में हमारे सबसे जो बड़े दुश्मन कौन है, वहां के फौज है, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। तो नीति जो अपनाना है, जो भी आप बल प्रयोग करें, जो भी आप कूटनीतिक ये जो गुप्तचर इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? अच्छा मौका है, वहां पर था कि आपके पास जानकारी है, हाफिज सईद मोस्ट वांटेड है, इंडिया की लिस्ट में सबसे ऊपर इंटरपोल की तरफ से है। आप ये प्रूव कीजिए कि आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना काम कर रही है। नहीं, उससे कुछ नहीं बनता। उनको हटाइए, उसको क्षमता आपको ये चाहिए। वो अगर हाफिज साहब को छुप के रहना पड़े, अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाई पड़े, जब तक वो खौफ उसके मन में ना पैदा हो। आप दाऊद वहां बैठे हैं, जावेद मियांदाद को यहां बुलाते हैं, इसका मतलब क्या है? और उल्टा बीते दिन हाफिज सईद ने धमकी दी। क्योंकि अभी पाकिस्तान के मन में ये गलतफहमी है कि हिंदुस्तान बोलता रहेगा, करेगा कुछ नहीं, और हमको वो गलतफहमी हमने तो पैदा की है ना। तो गलत। हाँ। पहली बात कि ये जो हम बात करते हैं, हमारे वी विल कंसिडर अदर ऑप्शंस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये अगर ऑप्शंस आपके पास हैं तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? और कर पाते, मुझे शक ये लगता है इच्छा शक्ति कि या तो काबिलियत नहीं है और या वो पॉलिटिकल विल नहीं है, या दोनों नहीं है। तो इस पाकिस्तान को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो ये दोनों चीजों को ऐसे मजबूत बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के दिल में ये भरोसा ना हो कि साहब हम तो करते रहेंगे, आसे जवाब नहीं हुआ। बख्शी साहब, आप देखिए ना, जब से ये घटना हुई है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उल्टा उन्होंने ट्रक्स रोक दी, उन्होंने बसें रोकनी शुरू कर दी। तो बड़ा सवाल ये है कि जो कूटनीतिक लेवल पर था, जैसा कि पार्थसारथी साहब कह रहे हैं, न हमने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की, सिंबॉलिक ही बुला लेते बातचीत करने के लिए, एक संदेश देने के लिए, वो राजनयिक तरीके से हम पूरी तरह से चूक गए। अब दूसरी तरफ कहानी अगर हम आर्मी के नजरिए से देखें तो जिस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है उसमें भी आप कह रहे हैं कि और ज्यादा सख्त हम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति और उसका नतीजा यही निकलता हुआ दिखता है कि एक बार फिर से चूक गए चौहान, ये संदेश देने में पाकिस्तान को कि अगर तुमने कुछ किया, इस तरह की जुर्रत की, तो हम जवाब देंगे। चूका हुआ मौका। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं पार्थसारथी साहब से कि उन्होंने कहा कुछ एम होना चाहिए। एम इस वक्त क्या है? हमारी लड़ाई उन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जो कि शायद हमारे साथ शरीक हो रहे थे अमन की आशा जैसे इनिशिएटिव्स में। हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की उस फौज से, उनकी आईएसआई से, जो कि बाज नहीं आते, जो कि सारे इस प्रोसेस को पलटते हैं। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में आपकी टारगेट बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कॉम्प्लेक्स, और इसको चोट पहुंचाने के क्या तरीके हैं आपके पास, अलग करके। और यह बता कि साहब हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम से नहीं, वहां के अमन पसंद नॉर्मल लोगों से नहीं, लेकिन उन पागलों से है, उन साइकोटिक्स से है जो कि गले काटना चाहते हैं, जो कि लाशों की दुर्गति करना चाहते हैं। 2 लाश क्या मिल गई उनको हाथ में कि वो ऐसी हरकतों पे गिर आते हैं। या टारगेट इज द पाकिस्तान आर्मी, इन स्पेसिफिक इट्स यूनिट्स विच मिसबिहेव, और उनको आपको बड़ा स्पेसिफिकली जाना चाहिए एक क्लियर कट मैसेज देने के लिए, फोकस्ड, प्रिसाइज, प्रोपोर्शनेट। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता पार्थसारथी साहब? क्योंकि आप सिर्फ वापसी हमला सेना उनकी आर्मी पर करते। बख्शी साहब, आपसे मैं पूछूंगी ये क्यों नहीं हो पाता? अब हाफिज सईद खुलकर कह रहा है, साफ कह देता हूं सार्वजनिक तौर से भी। हाँ। हमारे जो गुप्तचर एक किस्म की शक्ति था,
उसे जब से गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, ये डायरेक्टली ये जो गुप्तचर सेवाएं हैं ये प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं। हाँ। तो वो जो भी क्षमता थी उसे हमने तोड़ दिया। अब उसे पुनर्स्थापित करना आसान तो बात नहीं है। और मैं नहीं जानता हूं कि ये शायद प्रधानमंत्री जाने कि इस पर हम कितने आगे पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम उतने आगे नहीं पहुंचे हैं जिससे हम उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सके जैसे कि अमेरिकनों ने ओसामा बिन लादेन को मुटाया, हाँ। हम हाफिज सईद को नहीं मुटा सकते। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये बंद कीजिए अपने गुप्तचर सेवाओं को। मतलब हम बहुत रिलैक्स होकर बैठ गए थे जिसकी दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। हाँ। पहली बात तो घुसपैठ बंद नहीं होगा। वो कहते हैं वो जितना क्रिकेट खेलने जितना। हाँ। तो अगर आप घुसपैठ भी होती रहेगी, आप पीस प्रोसेस भी रखेंगे, आपको अब वो काबिलियत, एक तो खुफिया काबिलियत जो आपने 10-20 साल पहले डिसमेंटल की है, उसको दोबारा उसको बरकरार करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरा कि ये जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो खुफिया कैपेबिलिटी है, जिससे आप पाकिस्तान की फौज को चोट पहुंचा सकें, जिसके जरिए उनको ये मैसेज, ये संदेश मिले कि देखिए अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। और खासकर ये हालत जो है जम्मू और कश्मीर में बहुत बिगड़ेगी। 2000 और हो रहा है वहां पर सरपंचों की हत्या रोज हो रही है। इस सबको एक बड़ी तस्वीर में एक साथ डालकर देखना होगा और एक समग्र तरीका निकालना होगा पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान